आज के दौर में जो सच है वही एक्सक्लूसिव है। और आज का सच क्या है? आज का सच ये है कि इंडिया अब जवाब चाहता है। इंडिया अब पहलगाम के आतंकी हमले से लेकर पाकिस्तान के साथ हुए सीज फायर तक जो कुछ हुआ, मौजूदा सत्ता से हर वो बात जानना चाहता है। अपने लोकतांत्रिक हक के साथ उसने सरकार के सामने सीधी मांग रख दी है। वैसे भी देश के भीतर कुछ चुनिंदा जगहों पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क सड़क घूम लिए, लेकिन इन चुनिंदा जगहों का चुनाव यानी सिलेक्शन प्रधानमंत्री ने चुनाव यानी इलेक्शन के आधार पर किया। मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसे हूबहू दिखा भी दिया, मोदी जी की बात हूबहू सुना भी दी, बगैर कोई सवाल उठाए, जैसा वो पिछले 11 साल से करता आ रहा है। चैनलों पर डिबेट्स भी खूब हो गए, जहां सत्ता की ओर से घोषित अघोषित हर तरह का पैनल विपक्ष से ही सवाल करता रहा, विपक्ष को ही अपमानित करता रहा। इसीलिए इंडिया अब हर बात लोकतंत्र के मंदिर में करना चाहता है। उसका कहना है कि जब मोदी सरकार ने अपनी मर्जी के मुताबिक विपक्ष के नेताओं को बुलाकर उन्हें सारी दुनिया का चक्कर भी लगवा दिया, क्या करने के लिए? यह समझाने के लिए कि पहलगाम में जो हुआ वो आतंकवादी घटना थी और उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन उन आतंकियों की हिमायत में पाकिस्तान की सेना ने भारत पर ही हमला कर दिया और भारत ने पाकिस्तान को उस हमले का यानी रिटेलिएशन का जवाब दिया। और बढ़त होने के बावजूद हमने सीज फायर कर लिया। तो यही बात अपने देश के भीतर प्रधानमंत्री लोकतंत्र के मंदिर में यानी संसद में क्यों नहीं बोल सकते? अगर बोल सकते हैं, सड़क पर घूमकर यही बात वो कह सकते हैं, तो पूरे देश को संसद में खड़े होकर भी वही सारी बातें क्यों नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। तो फिर बता क्यों नहीं रहे हैं, जबकि संसद इसी बात के लिए है। देश इस वक्त सबसे गंभीर हालत में नजर आ रहा है, तो विपक्ष की मांग को मान लेने में क्या बुराई है? संसद का विशेष सत्र बुलाने में हर्ज क्या है? लेकिन सरकार जिस तरह संसद के विशेष सत्र से परहेज कर रही है, विपक्ष की मांग को दरकिनार कर रही है लगातार, वो बात समझ में आने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं पहुंचे, दो बार बैठकें हुई, दोनों में नहीं पहुंचे। ऐसे में सच क्या हो सकता है? क्यों सारी बातें देश के सामने रखने से बचने की कोशिश हो रही है? आज उसी सच को एक्सक्लूसिव खबर तलाश करने की कोशिश कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं विजय, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। इंडिया यानी विपक्षी दलों का गठबंधन। तो इंडिया ने मंगलवार को दिल्ली में एक बड़ी बैठक की और करीब 200 सांसदों की ओर से अपने देश के प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी गई। चिट्ठी में क्या कहा गया? चिट्ठी में संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई है। मुद्दा पहलगाम में हुआ आतंकी हमला, जिसमें 26 लोग मारे गए, उसके बाद भारतीय सेनाओं के पराक्रम को बीच में ही रोक देने की घटना, और इस पूरे प्रकरण में दुनिया के देशों की भूमिका, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जिन्हें वो माय डियर फ्रेंड कहते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी क्या भूमिका रही। ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर इंडिया गठबंधन क्लैरिटी चाहता है, साफ साफ जानना चाहता है, देश जानना चाहता है, क्योंकि विपक्षी सांसद भी देश के जनता के चुने हुए नुमाइंदे तो होते हैं। कई बार सत्ता ये छवि बनाने की कोशिश करती है, सत्ता से जुड़े लोग ये जताने और समझाने की कोशिश करते हैं कि विपक्ष मानो कोई दुश्मन पक्ष हो। जी नहीं, पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र की यही दो सबसे मजबूत स्तंभ होते हैं। कुछ लोग इस तरफ, कुछ लोग इस तरफ। जिन्हें जनता ने ज्यादा सीटें दी वो पक्ष में आए, और जिन्हें थोड़ी कम सीटें मिली वो विपक्ष में आए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि विपक्ष कोई दुश्मन पक्ष है, वो विपक्ष है यानी प्रतिपक्ष है। इस वक्त तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी की ताकत और विपक्ष की ताकत, ऐसा नहीं कि बहुत फर्क है उनमें, लगभग बराबर हैं।
यानी 140 करोड़ के देश में मोदी जी और विपक्ष दोनों पक्ष लगभग बराबर समर्थन के साथ ही लोकसभा में मौजूद हैं। थोड़ा बहुत फर्क होता ही है, तभी एक पक्ष सरकार बना पाता है। लेकिन संसद के विशेष सत्र की मांग विपक्ष के नेता अभी तक अलग अलग कर रहे थे, अलग अलग पार्टियों से आवाजें आ रही थी, चाहे वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हों या राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों या फिर टीएमसी चीफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हों या फिर उद्धव ठाकरे हों। लेकिन मोदी सरकार ने इन नेताओं की मांग पर बिल्कुल कान नहीं दिया, बिल्कुल अनसुना कर दिया। ऐसा ये मोदी जी की अदा भी है, जो उन्हें नहीं करना होता है उस पर वो सुनते ही नहीं है। वो लगता है कि वो सुन ही नहीं रहे हैं, ना वो बोलेंगे, ना वो कुछ कहेंगे, ना कोई प्रतिक्रिया देंगे। तो क्या हुआ कि ये जब लगातार सत्ता की तरफ से विशेष सत्र की मांग को अनसुना किया जाता रहा, जो मांग अलग अलग धड़ों से आ रही थी, अलग अलग दलों से आ रही थी, तो मंगलवार को पूरा विपक्ष एकजुट होकर के सामने आ गया। उद्धव सेना के सेनापति संजय राउत ने तो सरकार पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ध्यान दीजिएगा उनका क्या व्यंग्यात्मक शैली, अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत की संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की जा रही है। ये संजय राउत कह रहे हैं कि अपने देश के प्रधानमंत्री से भारत की संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की जा रही है। मौजूदा हालात में संसद के ऐसे सत्र बुलाने का इतिहास भी रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। क्या अब अपनी संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए भी राष्ट्रपति ट्रंप से कहना पड़ेगा? ये व्यंग आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये जो विवाद चल रहा है कि जो सीज फायर हुआ उसको ट्रंप कहते हैं कि हमने कराया, बार बार कहते हैं कि हमने कराया। हमारी सरकार की तरफ से, हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से जो कहा गया उसमें कुछ अलग बात कही गई। हम वही मानते हैं जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, लेकिन जो ट्रंप कहते हैं वो बार बार, जो ट्रंप कहते आ रहे हैं वो उससे बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आपकी तरफ से इनकार भी नहीं किया जा रहा है। और अभी राहुल गांधी ने उन्हीं बातों को लेकर के एक तीखा हमला किया। उनके बयान का तरीका है उसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन वो एक अलग बहस का विषय है कि उनको किस तरह से कहना चाहिए, किस तरह से नहीं कहना चाहिए। लेकिन वो बातें उठ रही हैं और उसी को देखते हुए, उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए संजय राउत का जो ये व्यंग है कि क्या अपने देश की संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए अब ट्रंप से कहना पड़ेगा। मोदी सत्ता पर ये जो तंज है, असल में वो एक बहुत शर्मनाक स्थिति है जिसे लेकर के विपक्ष संसद में चर्चा करना चाहता है और चाहता है कि पहलगाम के आतंकी हमले से लेकर ट्रंप के बयान, सेना के शीर्ष अफसरों के बयान और दुनिया के 33 देशों में जो ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा गया उसकी क्या वजह रही और उससे देश को क्या हासिल हुआ, ये सारी बातें मोदी सरकार देश के सामने रखे। और इन तमाम बातों से जुड़े जो सवाल खड़े हो रहे हैं लोकतंत्र के मंदिर में, उस पर ईमानदारी से चर्चा हो और सरकार सवालों का ईमानदारी से जवाब दे। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया था, लेकिन उसमें वो सारी बातें, सारा सच सामने नहीं आया। कुछ गोलमोल तरीके से कुछ तथ्य सामने आए और कुछ छुपे रह गए। विपक्ष के इन तल्ख तेवरों और अल्टीमेटम टाइप जो चिट्ठी उन्होंने लिखी है, उसके बावजूद मोदी जी की सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाएगी ये लगता नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री अपनी ही कई हर बात में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी सीज फायर को भारत और पाकिस्तान की द्विपक्षीय बात बताते हैं, द्विपक्षीय मसला, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपने बयानों से लेकर के अमेरिकी अदालत तक कुल मिलाकर दर्जन भर बार खुद सीज फायर कराने का दावा कर चुके हैं। हर बार उन्होंने यही कहा कि हमने कराया, हमने कराया। जी, दोनों को व्यापार की धमकी देकर के, व्यापार ना करने की धमकी देकर के हमने कराया। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की ओर से सीधे या परोक्ष रूप से न्यूक्लियर वॉर की धमकी का जिक्र कर चुके हैं, लेकिन हमारा ही देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, जो उन्होंने सिंगापुर में इंटरव्यू दिया, वो इस बात से इनकार कर चुके हैं। अब बताइए, दोनों बातें दो अलग दिशाओं में जा रही हैं।
तो क्यों नहीं कंफ्यूजन होगा, जबकि ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों बातों से सिर्फ भारत और पाकिस्तान के आपसी रिश्ते ही नहीं, कश्मीर और पूरे भारत का भविष्य भी निर्भर करता है। क्या पाकिस्तान किसी तीसरे पक्ष की मदद से कश्मीर पर घात लगा रहा है? क्या वो तीसरा दोस्त अमेरिका और ट्रंप हैं, जिसे नरेंद्र मोदी अपना माय डियर फ्रेंड मानते हैं और बताते हैं? क्या न्यूक्लियर वॉर की धमकी की बात सच है? क्या सिर्फ पाकिस्तान नहीं, उसके मददगार भी, जो पाकिस्तान के मददगार देश हैं, वो भी क्या भारत के लिए बड़ा खतरा बन रहे हैं? ये सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ही आ रही हैं। अगर ऐसा है तो 11 साल में दुनिया के करीब हर छोटे बड़े देश, चीन और अमेरिका के कई कई चक्कर, यहां तक कि पाकिस्तान की भी यात्रा, ये सब करने के बाद भी हालात ऐसे क्यों हैं? आखिर इसको क्यों ना कहा जाए कि मोदी जी की कूटनीति बुरी तरह नाकाम नजर आ रही है। खुद के 11 साल के रिश्तों और दावों की छोड़िए, अपनी पूरी सरकार, अपने मंत्रियों और उन काबिल अफसरों पर से भी मोदी जी का भरोसा क्या उठ गया है, जिन्हें कई कई बार एक्सटेंशन देते रहते हैं, और इस बेहद नाजुक वक्त में ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजना पड़ गया। आप हमारे सवाल को आप समझ पाए? हमारा सवाल ये है कि जिन लोगों को लगातार एक्सटेंशन दे करके उनका सेवा विस्तार किया जाता रहता है, जिनकी जिम्मेदारी है दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखना, और जो एक जियो पॉलिटिक्स है, जो पूरे विश्व की राजनीति होती है, उसमें भारत के स्थिति को मजबूत बनाकर रखना, ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन कहीं ना कहीं उस मोर्चे पर वो या तो नाकाम रहे या तो कमजोर पड़े। इसलिए पक्ष और विपक्ष को मिला करके हमारे ऑल पार्टी डेलीगेशन, जो प्रतिनिधिमंडल पूरे देश में भेजा गया, पूरी दुनिया के 33 देशों में, उसको भेजना पड़ा। और उस डेलीगेशन के नेताओं पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसीलिए एकजुट इंडिया यानी विपक्षी गठबंधन का एक सामूहिक सवाल है, सब मिलकर वो सवाल पूछ रहे हैं कि संसद के विशेष सत्र में प्रधानमंत्री और सरकार देश के सामने हर बात को साफ करें। ये विपक्ष की मांग से कहीं ज्यादा लोकतंत्र में जनता का हक है। जनता के इस हक में सीधे सीधे जनता का पैसा भी शामिल है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिकॉर्ड विदेश यात्राएं जो हुई हैं, और वो आलीशान विमान जिससे प्रधानमंत्री उड़ान भरते हैं, उसकी कीमत, मोदी जी के मंत्रियों और अफसरों की जो कूटनीतिक यात्राएं हुई, और अब ऑल पार्टी डेलीगेशन की जो 33 देशों में यात्राएं हुई, इन सबका पैसा कहां से आ रहा है जी? इन सबका पैसा तो हम सब देशवासियों की तरफ से जो टैक्स में दिया गया, जो धन इकट्ठा हुआ, या देश की जो भी हमारे संसाधन है, उनसे जो धन पैदा हुआ, उसी से तो आ रहा है। तो फिर उसका क्या हो रहा है, जनता के पैसे का क्या हो रहा है, इसको जानना जनता का हक है। इंडिया ब्लॉक की मीटिंग के बाद आरजेडी के मनोज झा भी देश का ही सवाल उठाते हैं। मनोज झा कितने सधे और नपे तुले अंदाज में अपनी बात रखते हैं, आपने कई बार सुना होगा। इस बार मनोज झा ने क्या कहा? मनोज झा कहते हैं कि पहलगाम हमला हुआ, इससे पूरा देश आहत हुआ, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ट्रंप जो हर दूसरे दिन बयान दे रहे हैं, उससे देश और भी ज्यादा आहत हो रहा है। ट्रंप की बातों से कोई सरकार आहत हो या ना हो, कोई राजनीतिक दल आहत हो या ना हो, हिंदुस्तान की भावना आहत हुई है। ये पीड़ा है, ये चर्चा सोशल मीडिया, टीवी डिबेट्स में नहीं होगी, ये चर्चा संसद में होगी, लोकतंत्र के मंदिर में होगी। 1962 में भी चीन से युद्ध के दौरान संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था, और वह भी एक समय था जब विपक्ष को सरकार पर दबाव बनाना पड़ा था, लेकिन उस समय सरकार ने इसको माना था। नेहरू जी पर, प्रधानमंत्री नेहरू पर तमाम तरह के सवाल उठे थे, और जब वो सत्र बुलाया गया तो वहां पर लोहिया जी, जिनका आज तमाम लोग नाम लेते नहीं थकते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया,
उन्होंने सरकार पर कड़े प्रहार किए थे। उन्होंने कहा था कि चाहे युद्ध काल ही क्यों ना हो, जो भी युद्ध की सच्चाई है वो जनता के सामने रखी जानी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है। ठीक इसी तरह आज जो मोदी जी की पार्टी है, उसके एक देदीप्यमान नेता अटल बिहारी वाजपेयी जिस कद के नेता रहे हैं, उस कद का नेता तो अभी पार्टी में अभी तक तो कोई हुआ नहीं, अगर सच में कहा जाए। वाजपेयी जी ने किस तरीके से संसद में, उस संसद के विशेष सत्र में किस तरह से सरकार पर प्रहार किया था, वो भी आप रिसर्च कीजिएगा, आपको पता लगेगा कि किस तरह के बयान दिए गए थे संसद में सरकार के खिलाफ, सरकार को आड़े हाथ लिया गया था। तो ऐसा नहीं है कि युद्ध की परिस्थिति में सरकार से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए, जैसा कि नैरेटिव सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। और तमाम बहसों में, सोशल मीडिया पर, आम चर्चाओं में जो सरकार समर्थक लोग हैं, खासतौर पर जो बीजेपी के समर्थक लोग हैं, कट्टर समर्थक लोग, वो इस तरह की बातें करते हैं कि ये ऐसी आकस्मिक परिस्थिति है, इसमें सरकार से सवाल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल गलत है। यही परिपाटी रही है, पक्ष और विपक्ष जब संदेह की परिस्थितियां आएंगी तो सवाल पूछे जाएंगे और सरकार की जवाबदेही बनती है कि वो जवाब दे। तो ये कहना कि विशेष सत्र बुलाने की मांग कुछ गलत मांग है, तो ये बात गलत है। विपक्ष यही कह भी रहा है कि इतिहास में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब कोई बात, कोई ऐसी चीज, कोई विषय देश को आहत करता है और तब संसद ही दलों के दायरे से ऊपर उठ करके उसका समाधान निकालती है। क्योंकि संसद लोकतंत्र के पूरे पक्ष और विपक्ष पूरे का एक मिला जुला एक मंच है, एक पीठ है, और वो देश भर के, पूरे देश की जो जनता है उसका प्रतिनिधित्व करती है। और ये जो मसला है, ये पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का मसला है। ये कोई किसी एक पक्ष या विपक्ष का मामला थोड़ी है, और ये मामला जिम्मेदारी का है। सरकार संसद के प्रति और संसद देश के लोगों के लिए जवाबदेह है। तो ये बात पूरे देश की है, लेकिन सत्ता शायद जवाब देने की स्थिति में ही नहीं है। पिछले 11 साल में जब नरेंद्र मोदी ने किसी को कोई छोटा मोटा काम भी नहीं करने दिया, जैसे कि किसी नई ट्रेन को हरी झंडी भी दिखानी है तब भी नरेंद्र मोदी जी ही सामने रहे। किसी एक्सप्रेसवे हाईवे का उद्घाटन करना है, नरेंद्र मोदी जी अक्सर सामने आते हैं। तो जो खुद ही सब छोटे बड़े काम करते रहे हैं, तो इतने बड़े मसले पर, इतने गंभीर मसले पर कोई और कुछ कैसे बोल पाएगा? प्रधानमंत्री विपक्ष की मांग को टालेंगे भी तो कितना? आखिरकार मानसून सत्र आने वाला है अगले महीने, तब तो उन्हें विपक्ष का सामना करना ही होगा। लेकिन अगर मोदी जी संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाते हैं इस मसले पर, तो ये अपने आप में विपक्ष के सामने उनकी कमजोरी का सबूत ही माना जाएगा। वैसे भी विपक्ष के जवाबों से भागने की नरेंद्र मोदी की कोशिशों ने विपक्षी खेमे को मजबूत करने के 2 और बड़े काम पहले ही कर दिए हैं। मीटिंग में कुल 16 दल के प्रतिनिधि शामिल हुए। आम आदमी पार्टी और शरद पवार की एनसीपी शामिल नहीं हुई। तो इससे क्या अच्छा हुआ? इससे अच्छा हुआ कि अरविंद केजरीवाल की हकीकत एक बार फिर सामने आ गई। वो पर्दा हट गया जो पर्दा पड़ा हुआ था अभी तक उनकी भूमिका पर। दिल्ली चुनाव के समय ही, बल्कि उससे भी पहले हरियाणा चुनाव के दौर में ही तस्वीर काफी सामने आ चुकी थी कि आम आदमी पार्टी नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ नहीं जाती है। आम आदमी पार्टी पर काफी पहले से इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है। ठीक बात है कि वो साफ साफ ऐसा कहीं खुल करके सामने नहीं आया, लेकिन ऐसी अलग अलग घटनाओं में, अलग अलग मौकों पर ऐसा पाया गया कि जहां पर बीजेपी को नुकसान होना होता है आम आदमी पार्टी के सामने आने से, वहां पर प्रायः आम आदमी पार्टी पीछे रहती है। इंडिया गठबंधन की कमजोर कड़ी के तौर पर अरविंद केजरीवाल तो बहुत पहले ही सामने आ चुके थे। लेकिन जो मीटिंग कल हुई, मंगलवार को हुई, उसमें इंडिया गठबंधन की एक मजबूत कड़ी भी नजर आ रही, वो थी शरद पवार की पार्टी। ये बात इंडिया गठबंधन के लिए चिंता की बात जरूर होनी चाहिए।
नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पहलगाम में आतंकी हमले की जवाबदेही से लेकर उससे जुड़ी कई बातों पर ना जाने क्या कुछ छिपाना चाहती है। कुछ बात तो है जो साफ नहीं हो पा रही है, कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है, लेकिन उस पर्दे के पीछे नरेंद्र मोदी जी एक और खेल खेलने की कोशिश में हैं, जिसका एक सिरा ऑल पार्टी डेलीगेशन और उसके जरिए शरद पवार तक भी जाता है। इस पर हम जल्द ही एक अलग वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इन दो पार्टियों के सिवा ज्यादातर बड़ी पार्टियां इस मीटिंग में शामिल थी, ये बात साफ साफ दिखाई दी। एक और कमजोर कड़ी सामने आ रही है तो दूसरी ओर विपक्षी एकता फिर से मजबूत होती दिख रही है। इसीलिए मंगलवार की मीटिंग में समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट, राष्ट्रीय जनता दल लालू जी की पार्टी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, इंडियन मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी यानी आरएसपी, जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, विदुथलाई चिरुथैगल काची, केरल कांग्रेस, मरुमलाची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम एमडीएमके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी, ये सब पार्टियां, ये सब दल शामिल रहे कल की बैठक में। यानी राहुल गांधी, लालू और तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, स्टालिन, ये सब फिर से एकजुट हो रहे हैं। और ये एकजुटता सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, यूपी, जहां कहीं भी चुनाव होने वाले हैं, हर चुनावी राज्य में नरेंद्र मोदी की मुश्किलें ये एकजुटता बढ़ाएगी। यानी राहुल गांधी, लालू, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, स्टालिन, ये सब एकजुट हो रहे हैं। और ये एकजुटता सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, यूपी, हर चुनावी राज्य में नरेंद्र मोदी की मुश्किल बढ़ाएगी। मोदी सत्ता को यह भी समझ लेना चाहिए कि जिस सच से वो बच नहीं सकती, जो सच एक दिन सामने आना ही है, बेहतर है कि उस सच का सामना जल्द से जल्द कर लिया जाए, ताकि जो भी संदेह के बादल हैं, वो संदेह के बादल देश के सामने से छट जाएं। हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, हमारा विश्लेषण अच्छा लगा हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।